वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का सीजीपीटीएम इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी ठीक से चल रहा होगा। आ, वैसे तो इंटरव्यू में क्या सवाल आपके इंटरव्यूअर पूछेंगे इस बात का कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, कोई दायरा नहीं होता है कि आपसे यही पर्टिकुलर स्पेसिफिक सवाल पूछे जाएंगे। बट आपके इंटरव्यू में किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा ये 80% आप पे भी डिपेंड करता है कि आप जब अपने रिप्लाई दे रहे हों तो उस रिप्लाई में कुछ कीवर्ड्स आप ड्रॉप करके जाएं ताकि वो कीवर्ड्स से ही सवाल आपसे पूछा जाए और आप उनको अच्छे तरीके से आंसर कर पाएँ। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि जिन क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम में इंटरव्यू में आएँगे ही आएँगे। इस बात की भी कोई मैं आपसे गारंटी नहीं लेता हूँ या देता हूँ कि ये जो मैं स्टेटमेंट या जो मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होंगे और इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। ऐसे किसी भी तरीके के दावे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि आपके जो पूरा सीपीटीएम का बायोटेक का सिलेबस है, उस पूरे बायोटेक के सिलेबस से कंपाइल किया गया क्वेश्चंस है कि आप अगर इंटरव्यू में अगर आप देने जा रहे हैं, तो आपको इन सारे सवालों के जवाब आना चाहिए। अगर आपको पहले से ही आता है, तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं आ रहा है, कहीं आप फँस रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से ब्रश अप कर लीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज़ एक बारी अगर आप जीएस में अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो वो चलेगा, बिकॉज़ सबको पता है कि आप बायोटेक बैकग्राउंड के हैं तो आपकी जीएस पे पकड़ अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपसे बायोटेक का सवाल पूछा जाए, वो भी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँ, अगर आप उसको आंसर नहीं कर पाएँगे तो डेफिनिटली इट विल बी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट? सो उसका आप पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है जो कि सही नहीं होगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं। टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो टाइम को लॉस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन से लेकर के आए हैं जो कि आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से आना चाहिए। पहला ही सवाल आपसे ये बोल रहा है, दैट इज स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स को लेकर के किया गया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूकैरियोटिक सेल्स को भी लेकर के स्टडी कर लें, क्योंकि कभी कभी आपसे कंपैरेटिव स्टडी भी आपसे पूछा सकता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली आपके क्या आते हैं, दैट इज एनिमल सेल्स आता है और प्लांट सेल्स आते हैं। तो प्लांट सेल्स के पास भी क्या है, आपका सेल वॉल पाया जाता है। तो इस प्लांट सेल के सेल वॉल में और बैक्टीरियल सेल्स के सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस है, पहला चीज़ तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, सेल वॉल का फंक्शंस क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपका ये बैक्टीरियल सेल्स है और इसके ऊपर लगा हुआ ये जो लेयर है वो क्या है आपका, दैट इज अ सेल वॉल है। तो पूछ रहा है कि अगर ये सेल वॉल किसी मटेरियल सेल्स से हटा दिया जाए तो इस मटेरियल सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा, मीन्स इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो आपको अगर मालूम है तो अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि सेल वॉल किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है। आपने पढ़ा है कि जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली अबायोटिक जितनी भी स्ट्रेसेस होते हैं उन अबायोटिक स्ट्रेसेस से क्या करता है, इसको बचाने का काम करता है। लाइक एज अबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या क्या आते हैं, लाइक एज सैनिटी आता है, टेम्परेचर आता है, राइट, फ्लड आते हैं, ड्रॉट आता है। ये सारे आपके क्या आते हैं, फैक्टर्स आते हैं। इन सारे फैक्टर से बचाने का क्या क्या करता है, ये सेल वॉल काम करता है। कोई अगर आपने एंटीबायोटिक दिया हुआ है बैक्टीरिया किल करने के लिए, तो इस एंटीबायोटिक से बचाने का काम कौन करेगा, सेल वॉल करेगा। तो अगर ये सेल वॉल हटा दिया जाए तो डेफिनेटली इनका जो इम्पैक्ट बैक्टीरियल सेल्स पे अभी तक नहीं पड़ रहा था या कम पड़ रहा था, वो पड़ना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली बैक्टीरिया की सर्वाइविलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। बैक्टीरिया जल्दी ही क्या होगा, मर जाएगा। जो भी स्ट्रेसेस होंगे उसको अच्छे तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाएगा, राइट? तो इस तरीके से इनके सिग्निफिकेंस आप तब बता पाएंगे जब आपको इसका मतलब फंक्शंस मालूम हो। और आपको प्लांट सेल्स में भी देख लेना है, प्लांट सेल्स का भी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जान लेना है कि इस तरीके का जो सेल वॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो सेल वॉल का फंक्शंस क्या है, किस तरीके से बैक्टीरियल सेल्स वॉल आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स से क्या है डिफर है, और उनके सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है, इसके सेल वॉल कंपोनेंट क्या है। इस तरीके से आपको दोनों की स्टडी कर लेनी चाहिए ताकि आपको एक एनालिटिकल व्यू पता रहे कि हाँ किस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, ताकि अगर आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाए तो आप आसानी से उसको बता पाएँ। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपसे स्टेटमेंट दिया गया है, दैट इज व्हाट यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन ऑर्गेनेल्स व्हिच मे बी बाउंड बाय अ सिंगल membrane, double membrane or non-membrane bound organelles. Classify the various eukaryotic organelles into these three category.
बड़ा ही अच्छा सवाल है। आप सब लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ी हुई है, सेल बायोलॉजी सबको बहुत ईज़ी भी लगता है। सभी लोग यही बोलते हैं मोस्टली बच्चे कि सर सेल बायोलॉजी तो हम अपने से कर लेंगे, आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा दीजिए, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा दीजिए। तो सेल बायोलॉजी का मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको ये भी लिस्ट करना है कि कौन-कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपके डबल मेम्ब्रेन में आते हैं, कौन से ऐसे जो कि सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं, कौन से ऐसे जो कि नॉन मेम्ब्रेन में आते हैं। आप पहले यहाँ पे नाम लिखिए और नाम लिख कर के बताइए कि हाँ, कौन-कौन से ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन वाले हैं, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, कौन से डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। जैसे हिंट के लिए आपको दे दूँ कि डबल मेम्ब्रेन में क्या आपका आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन में आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, राइट? और नॉन मेम्ब्रेन में आपको क्या होगा, राइबोसोम आ जाएगा। तो ऐसे ही आप और भी बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उन ऑर्गेनेल्स के बारे में आप उनको लिस्ट बनाइए और क्लासीफाई कीजिए। तो सवाल आपसे ऐसे क्लासीफाई करने के लिए नहीं बनेगा। सवाल हो सकता है आपसे इंटरव्यूअर जो हो पूछ दे कि नेम एनी वन और एनी टू ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग नो मेम्ब्रेन, राइट? तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछा सकता है। तो पता लगा आपके दिमाग में चलना शुरू हुआ कि विदाउट मेम्ब्रेन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। तो ऐसे सवालों को अच्छे तरीके से डिफेंड करने के लिए आपको तैयारी अच्छे से पहले से ही करनी पड़ती है। ओके, तो होपफुली कि भई आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अगर आइडिया है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर आप बुक थोड़ा फ़ॉलो कीजिए, बुक को लीजिए और उससे देखिए कि कौन-कौन से सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, कौन से विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड हैं, राइट? तो तब पता चलेगा आपको। ओके, तो अगला सवाल है आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है व्हाट दैट इज़ peroxisomes share similar as well as differences with mitochondria and chloroplast। ये तीनों ही मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये एक यहाँ पे भी आ गया, ये भी डीएम है और ये भी डीएम है और ये भी डीएम है, राइट? ये तीनों डीएम है, किसी को सुनते नहीं है। सो डीएम साहब हैं ये लोग, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो तीनों मतलब ये पूछ रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सीजोसोम होता है, वो सिमिलरिटीज़ भी शो करता है एज़ वेल एज़ डिफरेंस भी शो करता है। तो बड़ा अच्छा ही आपके पास स्टेटमेंट है। 3 आप कॉलम बनाइए, एक में आप लिखिए पेरोक्सीसोम्स, एक में लिखिए आप माइटोकॉन्ड्रिया, एक में लिखिए आप क्लोरोप्लास्ट। पहले इनके पैरामीटर्स पे जाइए आप, यहाँ पे लिख लीजिए पैरामीटर्स के क्या-क्या है। तो इनकी सिमिलरिटीज़ आप देख लीजिए कि क्या-क्या फंक्शंस है, क्या-क्या स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से ये सिमिलर है और क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है ये डिफरेंट है। तो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस दोनों अगर आपको पता होगा तो आप बड़े आसानी से इसको एक तरीके से कंपैरेटिवली स्टडी कर पाएँगे, समझ पाएँगे कि हाँ, कहाँ पे आपको क्या चीज़ बताना है और किस तरीके से चीज़ें आपकी सिमिलर है और डिफरेंटेड है, राइट? तो आपने बहुत सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, सेल बायोलॉजी भी पढ़ा है और उन सब में आपको ये आता है। जैसे अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो इनमें सिमिलरिटीज़ ये पेरोक्सीसोम्स कैसे इन दोनों से सिमिलर है, ये भी आपको इसमें बताना है। व्हाट आर ग्लाइऑक्सीसोम्स, वेयर आर दीज प्रेजेंट, मेंशन देयर फंक्शंस। पूछा जा रहा है कि ग्लाइक्सिसोम्स क्या होते हैं, कहाँ पे ये पाए जाते हैं और इनके फंक्शंस को बताइए। सो ये सारे सवाल आप सभी लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये बहुत ही बेसिक सवाल है बट कई बार ही इसी सवाल में लोग फंस जाते हैं, प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि क्यों इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से बोला जाता है। ओके, तो आप उसको अच्छे से बताइए कि स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि स्ट्रक्चर सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं, सेल्स से टिश्यूज बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। फंक्शन इसलिए क्योंकि सारा का सारा जो फंक्शन है वो अल्टीमेटली सेल लेवल पे हो रहा है, दैट इज वाई आप इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको बताना है सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंसेस है। बड़ा माइनर क्वेश्चन होता है लेकिन इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं बच्चे और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं सीलिया फ्लैजिला क्या है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस बताइए, लाइसोसोम्स वैक्यूल्स में, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स में, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ये अच्छे से आप कर लेंगे। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द डी एंड एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के डी और एल फॉर्म के में डिफरेंसेस बताना है। साथ साथ सिग्निफिकेंस भी आपको बताना है कि किसको आप डी फॉर्म बोलेंगे, किसको आप क्या बोलेंगे, एल फॉर्म बोलेंगे। आपको बायोकेमिस्ट्री ये पढ़ाया था तो पूरा बाकायदा उसमें नोट्स भी दिया हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाया भी हूँ कि कौन से कार्बन के बेसिस पे आप डी और एल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और किसके बेसिस पे करेंगे, लेफ्ट एंड राइट क्या होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे पढ़ाया हूँ, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए।
ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। आपको एक डाइसैकेराइड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से सवाल आपसे क्या पूछ सकता है। मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि सुक्रोज है, तो आपसे पूछा जाए कि सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है कि मोनोसैकेराइड। अगर है तो यहाँ पे लिंकेज कौन सी पाई जाती है। डाइसैकेराइड के एग्जांपल सुक्रोज में, लैक्टोज में और माल्टोज में, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंकेज और इनके मोनोसेकेराइड की मायोटी, जैसे ग्लूकोज 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 फ्रक्टोज और बाकी जो है ये सारे आपको पता होना चाहिए कि इसमें अल्फ़ा 1 बीटा 2 है, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 1 एंड 4 है। किस तरीके के जो लिंकेज है ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये लिंकेज भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया हूँ जो बच्चे क्लासेस में जुड़े थे। सबकी बात तो नहीं कर सकता क्योंकि सारे लोग तो नहीं जुड़े थे, तो अगर आपने खुद से स्टडी किया हुआ है तो आप उसको एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिए। ड्रा द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन में पहली बात तो कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस है। दोनों ही पॉलीसेकेराइड है, बट पॉलीसेकेराइड होने के बावजूद भी क्या इसमें डिफरेंसेस है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स के लिए रिजर्व मटेरियल होता है और स्टार्च जो है वो प्लांट सेल्स के लिए होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। बाकी इनके मोनोमरी के मतलब जो इनके बनने वाले यूनिट्स होते हैं वहाँ पे भी लिंकेज का क्या होता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया था ये अल्फा और बीटा का। जैसे जितने भी आपने स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड देखा होगा उन सभी में आपको बीटा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बीटा। और जितने भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होते हैं उन सभी में अल्फा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ये आपका एक प्रूवन है। तो आप इसको अच्छे से जैसे 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 आपने देखा पेप्टाइडोग्लाइकॉन, उसमें क्या है? बीटा लिंकेज है, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन स्टोरेज है कि स्ट्रक्चरल है? तो ऑब्वियसली स्टोरेज है। स्टार्च भी क्या है? स्टोरेज। का मतलब इसमें अल्फा ही कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये अल्फा 1 एंड 4 होगा या अल्फा 1 एंड 6 होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रांचिंग के जगह पे 1 एंड 6 होता है, बाकी सब जगह पे 1 एंड 4 होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप अगर आंसर नहीं करते तो थोड़ा आप मुसीबत में फंस जाएंगे, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, राइट। यहाँ पे है डिस्क्राइब, हाँ, राइट द मेजर फंक्शन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेजर फंक्शंस क्या होगा किसी भी लिविंग सिस्टम में, खास करके एनिमल बॉडी में, मीन्स हम लोगों में। आपको बताना होगा कि एनर्जी का सोर्सेस होता है। डिस्क्राइब द आइसोमर एसेंस इन मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आइसोमर एसेंस को बताइए, और साथ साथ में आपको ये भी बताना पड़ता है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी बनती है किसी भी मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स में, जिसके लिए फार्मूला आपको बताया गया, दैट इज व्हाट 2 के पावर n, जहाँ पे n क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मीन्स 16 स्ट्रक्चर, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 स्ट्रक्चर्स आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बन सकता है। मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 16 डिफरेंट आइसोमर्स बना सकता है। इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ग्लूकोज दे दिया जाए तो उसके स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। तो स्टीरियो आइसोमर में आपका क्या देखा जाता है? दैट इज द कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के नंबर को निकाल करके उसको पावर n कर देते हैं। तो 2 की पावर n जो होता है वो फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए। तो कायरल कार्बन आपका कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? 4 होता है। ये सारे लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। वाई आर द मेम्ब्रेन्स लिपिड्स आर एम्फीपैथिक। क्यों आप मेम्ब्रेन को लिपिड मेम्ब्रेन को एम्फीपैथिक के नाम से जानते हैं? ये टर्म ही अपने आप में सवाल का आंसर है। आपको मालूम है कि लिपिड और वाटर दोनों में सॉल्युबल जो होते हैं, दोनों तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब हाइड्रोफोबिक हो और हाइड्रोफिलिक भी हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक बोलते हैं। ओके, तो इसको आपको समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को, और बताना होगा कि क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ग्रेजुएशन और 12th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। व्हाट इज यूटेराइन एंड हाउ इट इज डेवलप्ड। कैसे यूटेराइन क्या होता है और कैसे ये डेवलप्ड होता है, प्रोटीन में आपको पढ़ने को मिला है। व्हाट आर द नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। कौन कौन से नॉन स्टैंडर्ड और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं? मतलब वो प्रोटीन जो कि वो अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब द वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जिसमें आपको प्राइमरीली मैंने 2 पढ़ाया है, बट आप उनको भी अगर आप पढ़ के जाएंगे लाइक अल्फा एंड बीटा प्लेट सीड्स, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना होगा कि अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं, बीटा प्लेट सीड्स क्या होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। आपको बताना होगा कि टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं।
तो आपने देखा है कि जो मायोग्लोबिन होती है वो क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अगर आपको दोनों का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आप आसानी से समझा पाएंगे कि इनमें क्या स्ट्रक्चर डिफरेंसेस होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर सिर्फ एक मायोटी से मिलकर बनी होती है जो कि इस तरीके से बना हुआ होता है, और अगर ऐसे ही कई सारी मायोटीज आपस में मिल करके लिंक्ड हो जाए मोर देन वन, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सारे केमिकल बॉन्ड वही पाए जाते हैं जो कि यहाँ पाया जाएगा और यहाँ पे भी पाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट जो सवाल है, एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट फिर भी मैंने आपको रखा है। यहाँ से चार्गफ रूल के बारे में पूछा जा सकता है, और आपसे परसेंटेज निकालने के लिए दिया जा सकता है। लाइक सपोज अगर आपको दे दिया जाए कि कोई एक डीएनए का स्ट्रेच है, जिससे मान लीजिए कि 750 पूरे क्या है, बेस पेयर है, क्या है, या न्यूक्लियोटाइड है, राइट, एनटीडी है, और इसमें से आपको दे दिया जाए कि ए का जो परसेंटेज है वो मान लीजिए 20% है, तो हाउ many number of T, G and C will be there in this DNA molecule, आपको आंसर करना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर यू ऑल who are watching this video. So find out the number of T, G and C in this 750 nucleotide base nucleotide containing DNA molecule. If there is a percentage of adenine is 20 already mentioned है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? काइंडली फाइंड आउट द नंबर ऑफ T, G and C and mention your answer in the comment sections, right? So I will see the uh, answers you mentions in the कमेंट सेक्शंस। डिस्क्राइब द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। आपने ये ट्रांसलेशन के टाइम पे पढ़ा हुआ है, उसके मॉडल को आप बताइए। आपको बताना होगा कि इसमें कौन कौन से क्या क्या आर्म्स होते हैं और किन किन आर्म्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताने की बात यहाँ पे कर रहा है। ओके, तो इस मॉडल को आपको बताना होगा। डिफाइन केएम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एंजाइम आपने पढ़ा है, केएम वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। केएम अगर किसी का हाई है तो क्या मतलब है, किसी का लो है तो क्या मतलब है, कैसे आप बताएंगे। डिफाइन एंट्रोपी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। आपको पूछा जा रहा है कि एंट्रोपी को आप बताइए, और क्या रिलेशन है एंट्रोपी में और फ्री एनर्जी में। तो बहुत अच्छे से समझाया हूँ आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, जब बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, सारे केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनामिक्स का जो पूरा जो एस्पेक्ट्स था उसको बहुत अच्छे से डील किया था। वाई एटीपी इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। एटीपी को आप यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी के नाम से क्यों जानते हैं, इसको जस्टिफाई आपको करना होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। किसी भी एंजाइम एक्टिविटी पे टेम्परेचर के घटाने या बढ़ाने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पीएच के लो एंड हाई करने का इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ साथ अगर कोई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो उसका कंसंट्रेशन अगर आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको ग्राफ के हेल्प से भी आपको समझना होगा, एज वेल एज आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें समझनी होगी। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। ऑटोकाइनेसिस पैराकाइनेसिस सिग्नलिंग में क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज विद एग्जाम्पल। आप बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म का है या एनाबॉलिक का है, कौन सा कैटाबॉलिक का है। टोटिपोटेंटी एंड प्लुरिपोटेंटी सेल्स, दोनों का ही एग्जाम्पल के साथ में डिफाइन कीजिए कि कहाँ पे ये पाया जाता है, कौन सा क्या इसका सिग्निफिकेंस है। कोई सेल्स अगर टोटिपोटेंट है और प्लुरिपोटेंट है तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म की लाइफ में किस स्टेज पे टोटिपोटेंट पाया जाएगा, किस स्टेज प्लुरिपोटेंसी पाई जाएगी, ये भी आपको बताना, अगर समझना होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। एक्सप्लेन हाउ स्टेम सेल्स आर डिफर फ्रॉम द ब्लड सेल्स इन द टर्म ऑफ पोटेंसी। आपको बताना है कि स्टेम सेल्स कैसे ब्लड सेल्स से पोटेंसी के रिगार्डिंग में डिफर हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन विल प्रोड्यूस 64 सेल्स आउट ऑफ अ सिंगल सेल्स। एक सिंगल सेल्स से 64 सेल्स बनाने के लिए माइटोटिक डिवीजन की नंबर ऑफ साइकिल कितनी रिक्वायरमेंट होगी। दिस क्वेश्चंस विल इवेल्युएट द कॉन्सेप्ट ऑफ द माइटोसिस, राइट। आप अगर माइटोसिस को बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इस एक क्वेश्चन से आपकी इवेल्युएशन हो जाएगी कि एग्जैक्टली आपको माइटोसिस की समझ है भी या नहीं है। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शंस में जरूर करें। मैं देखना चाह रहा हूँ कि माइटोसिस जिसे आप बहुत ईजी टॉपिक समझते हैं उसकी समझ आपको अच्छे से है या नहीं है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन assembly of a mitotic spindle can be prevented by administration of a drug called colchicine. Which stage of mitosis is most likely to be affected by the drug? हालांकि इतना लंबा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाँ कोल्सिचिन का अगर आपने नाम सुना हुआ है तो उसका क्या रोल है और किस तरीके का ड्रग मॉलिक्यूल है ये,
राइट, कहाँ पे काम करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल से आप क्या समझते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसको आपको बताना होगा। सो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है टीसीए साइकिल को लेकर के, इसको मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन का टर्म का मीन क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का मीन क्या है, कहाँ पे ये पाया जा रहा है, क्या ये प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, इसको आपको बताना होगा। मेंशन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोजेनी व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जब क्रॉस कराया जाए तो उनका फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो को आपको बताना होगा। नंबर पहला है F1 प्रोजेनी विद द प्योर डोमिनेंट पेरेंट्स, राइट। तो आपको जेनेटिक्स भी पढ़ाया हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी प्योर है कि स्मॉल टी प्योर है, यहाँ से आपका कैपिटल टी आया, यहाँ से आपका स्मॉल टी आया, और इसके साथ साथ में यहाँ पर आपका F1 जनरेशन में क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही पूछ रहा है कि ये F1 जनरेशन का किसी प्योर से करा दिया, प्योर डोमिनेंट, डोमिनेंट कौन है ये, मतलब क्रॉस आपसे पूछ रहा है कैपिटल टी क्रॉस बाई कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैपिटल टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी ये टॉल बन जाएगा। इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी ये भी टॉल बन जाएगा। इसका कराएंगे तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी ये भी टॉल बनेगा। इसका कराएंगे तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल बनेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, ऑल टॉल, मतलब सारे के सारे क्या होंगे, लंबे होंगे। जीनोटिपिक रेशियो में क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप, 2:2, राइट, मतलब 1:1 लिख सकते हैं या 2:2 लिख सकते हैं कि दो आपका कैसा है, कैपिटल टी और दो कैसे है आपकी, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट, इस तरीके का। ऐसे ही आप बाकी इनका करा लीजिए, करा करके आप देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, आप उसको लिख लीजिए। तो ये सारा बड़ा इजी से आपने पढ़ा हुआ है और आपको समझाया भी था, जेनेटिक्स से पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर भी लेते हैं। और इस लेवल पर आकर के तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये सिंपल वाले जो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में नहीं आते हैं। अगर नहीं आता है फिर तो वो प्रॉब्लम है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बाकी सारे सवाल भी आपको ऐसे ही क्रॉस करा करके आप निकाल लेंगे, ये सारा आपका हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप भी बहुत ईजी सवाल है, आपसे पूछा सकता है कि किसी फ्लावर का जो कलर है, ये जो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनोटाइप है फिनोटाइप है, राइट। और आपसे पूछा सकता है सपोज आपके हेयर का जो कलर है, हेयर का जो कलर है वो क्या है आपका, दैट इज व्हाट, हेयर का कलर आपको क्या बताता है। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है, ये भी आपको समझने की बात होगी, राइट। तो आपको मालूम है फिनोटाइपिक कैरेक्टर वो होते हैं जो कि फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं, जीनोटाइप वो होते हैं जो कि उसके पीछे के कैरेक्टर्स होते हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर को लेकर के पूछा जाएगा, हाइब्रिड एंड प्योर इंडिविजिबल, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस प्रोजेनी, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, बहुत ही अच्छा सवाल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताना होगा। जीन एंड एलिसी में डिफरेंसेस, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंसेस है, और एग्जाम्पल के साथ में इनको आप बताइए। एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस थ्रू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, टेस्ट क्रॉस से आप क्या समझते हैं उसका कुछ रिप्रेजेंट कीजिए, आप उसको बना करके बताइए कि हाँ कौन कौन से इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेकर के जिसमें कि आपको सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करनी होती है, उसको आप बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मान लीजिए कि ये क्या आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसको लेकर के आपको दिखाना क्या, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, आप अच्छे से दिखा पाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये भी आप दिखा पाएंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आपको भी दिखाना है इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो व्हेन द रेड एंड tall homozygous tomato plant is crossed with to a red and tall heterozygous plant। तो रेड एंड टॉल के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि क्या होगा फिनोटिपिक रेशियो, तो मान लीजिए रेड के लिए कैपिटल आर है और टॉल के लिए कैपिटल टी है, इसका क्रॉस कराया जा रहा है किससे, दैट इज व्हाट, रेड एंड टॉल हेट्रोजाइगस, राइट। तो ये मान लीजिए कैपिटल आर था, कैपिटल टी था, इसका यहाँ पे कैपिटल आर टी एंड कैपिटल आर टी हेट्रोजाइगस, क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, जीनोटाइपिक रेशियो यही आपसे पूछा जा रहा है। When one male and one female Drosophila heterozygous for the two pairs of the alleles A and AB are mated, the offspring progeny ratio is 2:1, 2:1:1:2 was obtained. Explain how these ratios help in detecting linkage, how degree of linkage can be determined। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, बट ये सवाल आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे टफ वाले नहीं पूछे जाते, वहाँ से आपको वन वर्ड टाइप का आंसर पूछे। ये एक्चुअली ये CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चे CSIR का एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सवाल रहेगा। मेक अ क्लोज ऑब्जर्वेशंस विद द नेचर, डू यू थिंक दैट द फिनोमेना ऑफ लिंकेज इज एब्सोल्यूट।
आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोई अपना ऑब्जर्वेशन लीजिए और उसकी बेसिस पे बताइए क्या आपको लगता है कि जो लिंकेज की फिनोमेना है वो एब्सोल्यूट है, होना ही चाहिए, सब में होता है। व्हाट इज द, इस पे आपका तर्क चाहिए, राइट? और इसका कोई फैक्ट आंसर नहीं है, इसका इस पे आपका लॉजिक चाहिए और ये लॉजिक आपको अपने से देना होगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। जीन एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन से आप क्या समझ रहे हैं, और वो एक जीन एक्सप्रेशन का एग्जांपल है बहुत ही अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसमें आपने देखा है कि लैक्टोज का कैसे कैटाबोलिज्म होता है, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व हैं और एक्टिवेट होते हैं, उससे द्वारा बनने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ाया हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। आप उसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ ऑल प्रोटीन फ्रॉम अ सेल्स और डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे सारा का सारा प्रोटीन किसी भी सेल्स से लॉस अगर हो जाता है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़ा ही लॉजिकल टाइप का सवाल है, आपको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना होगा। हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अफेक्टेड बाय द यूवी रेज, कैसे यूवी रेज से डीएनए के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। डिस्कस द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द म्यूटेशंस कॉज्ड बाय दिस टाइप ऑफ रेडिएशंस एंड द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द सेल टू करेक्ट देम। आपको बताना है उस यूवी रेज की एक्सपोजर होने से किस टाइप का म्यूटेशंस हो रहा है, एज वेल एज उस म्यूटेशन से बचने के लिए प्लांट कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, इसके बारे में स्टडी करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग लीडिंग एंड लैकिंग स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशंस, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसलोजल म्यूटेशंस, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। ये सारे बहुत नॉर्मल टर्म होते हैं, लेकिन जब अचानक से आपको सुनने को मिलता है तो थोड़ा घबरा जाते हैं। इनको भी पढ़ा, सारा कुछ आपको पढ़ाया गया था सी पी टी एम की मेंस की क्लासेस में। आपके पास अगर वो पीडीएफ नोट्स हैं तो आप उनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े थे वो अपने जो भी मटेरियल का आप यूज़ किए हैं उस मटेरियल को लेकर के आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द ओरिजिन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, और उसमें जीनोटाइप इसका कैसा हो जाता है, ये भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ। डिस्क्राइब द ओरिजिन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लीफर्डर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ये तीनों ही सिंड्रोम आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में आता है, और इनको बहुत अच्छे से समझाया था कि हाँ किस तरीके से आप इसको देख पाएंगे, इसमें से कौन सा आपका सेक्स लिंक्ड है, कौन सा आपका ऑटोसोमल लिंक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी टेक्निक, दैट इज सेम एंड टेम। सेम से आप क्या कर पाएंगे, टेम से आप क्या कर पाएंगे, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे ये डिफर है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, किस कंडीशन में आप यूज करेंगे, ये एक कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का वर्किंग प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एग्रोस जेलेटोफोरेसिस। एग्रोस जेलेटोफोरेसिस का प्रिंसिपल आप बताइए कि किस बेसिस पे वो काम कर रहा है। नेम अ ट्रैकिंग डाई which is used to track DNA as well as a protein during the electrophoresis. What will happen if you forget to add tracking dye to your sample during electrophoresis? पूछ रहा है कि जब आप जेल को लोड कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका जेल है और यहाँ पर आपने एक कॉम्ब बनाया हुआ है इस तरीके से, ये आपके वेल्स हैं, और आपने यहाँ पे डीएनए का सैंपल आप क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। आपको पता है कि हाँ आप ट्रैकिंग डाई कब आप यूज़ करते हैं, जेल बनाने के टाइम पे यूज़ करते हैं या सैंपल को लोड करने के टाइम पे यूज़ करते हैं। ट्रैकिंग डाई की बात कर रहा है। अगर ट्रैकिंग डाई आपने जेल में लगाना आप भूल गए हैं तो क्या दिक्कत आएगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये बड़ा ही लॉजिकल टाइप का सवाल है, मस्त सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। Two polysaccharide gels, sorry, polyacrylamide gels A and B were prepared. Gel A had 4% acrylamide gel, whereas gel B had 12% acrylamide gel. Based on these given information, आपको स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर से देना है। मतलब एक जेल में आपका 4% है, एक जेल में आपका क्या है 12% है। एक्रिलामाइड क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्रॉस लिंकिंग बनाता है या मोनोमेरिक यूनिट है। तो व्हाट विच जेल इज हार्डर, ए और बी, आपको बताना है कि इसके बेसिस पे कौन सा जेल हार्डर होगा। विच जेल ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शंस टू द प्रोटीन, ए और बी, कौन सा जो जेल होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटीन को सेपरेशन कर पाएगा। विच जेल, ए और बी, विल बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। इनमें से कौन सा जेल को आप यूज करोगे
लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए विच जेल, और वी विल यूज टू सेपरेट अ मिक्सर कंटेनिंग द बोथ लो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन। इसमें से कौन से मॉलिक्यूल को या कौन से जेल को आप यूज करोगे जिससे कि आप लो एंड हाई दोनों काइंड के प्रोटीन को सेपरेट कर सकें। So this is all about the today's videos because we have discussed 50 questions for today. सो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिस्कस कीजिए, मतलब डिस्कस इन द सेंस कि अपने से आप रिवीजन कीजिए, उनका आंसर्स आप कीजिए, और भी पॉसिबल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आप बनाइए। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग आएंगे जिस पे कि डिस्कस करेंगे और आपको एक तरीके से पॉइंट देंगे कि आप इन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाइए और तैयारी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से हियर, उम्मीद है कि आप लोग अपने से प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होते हैं और करना भी चाहिए। और इस वीडियोस में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपको आंसर उसका रहता है तो आप उसे ज़रूर बताएं। कहना मुझे ये था कि अगर आपको कुछ डाउट रहता है, जो भी चीज़ें आपको दी जाती है लाइक एज प्रीवियस पीडीएफ को लेकर के बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, तो हो सकता है कि ऑन टाइम आपका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट जब टाइम मिलता है तो आपके दिए गए कमेंट का जो भी आपका मैसेज रहता है उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर डिले होती है तो उसे आप माइंड मत किया करिए, थोड़ी व्यस्तता किसी और काम में भी रहती है तो रिप्लाई ऑन टाइम नहीं दे पाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।